देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की बनाई गई रणनीति। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागों में होने वाले तबादलों और नई नियुक्तियों पर की बातचीत। नई नियुक्ति पर बोले सुबोध उनियाल, व्यक्ति के क्षमता के आधार पर की जाएगी नियुक्ति। देहरादून में अवैध प्लाटिंग पर एमडीए की कार्रवाई। अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। 5 बीघा भूमि में की गई है अवैध प्लाटिंग और उन्हें किया गया ध्वस्त। बीजेपी पूरे प्रदेश भर में कर रही है प्रदर्शन। 25 जून को काला दिवस के रूप में बना रही है बीजेपी कार्यकर्ता जनता को कर रहे हैं जागरूक। और चारधाम यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। पर्यटन मंत्री बोले चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, जिसमें सभी प्रदेश के महामंत्री और साथ ही महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि पिछले दिनों 1 जून से 15 जून तक सेवा, सुशासन और साथ ही गरीब कल्याण पखवाड़े को मनाया गया और साथ ही 21 तारीख को योग दिवस और साथ ही 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस मनाया गया है, जिस पर चर्चा करने के बाद आगामी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है उन पर भी चर्चा की गई है, जिसमें तय किया गया है कि 25 तारीख को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाएगी, जो 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में जिला कार्य समिति भी संपन्न हो चुकी है, जिसमें नैनीताल जनपद अभी शेष है, जिसमें 24 तारीख को जिला कार्य समिति संपन्न होने वाली है। इसके साथ ही 30 तारीख तक सभी मंडलों की कार्य समितियां संपन्न हो जाएगी और इतना ही नहीं, 26 तारीख से वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो वहीं अन्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई महीने के द्वितीय पखवाड़े में किया जाना है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और साथ ही कार्यकर्ताओं का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाने वाला है। इन तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई है, जिसे केंद्रीय आला कमान को भेजा जाएगा। ये प्रदेश की टोली बैठक है, जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग दिवस है, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, 25 तारीख को संविधान की जो हत्या जिस प्रकार से कांग्रेस ने की थी, तो उस पर हम काला दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। और उसके पश्चात 26 तारीख को मन की बात और 26 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक अपने वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होगा, ऐसा टोली के अंदर निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारी जिलों की कार्य समितियाँ, ये लगभग 14 में से 13 जिलों की पूरी हो गई हैं। एक जिला नैनीताल हमारा शेष रहा है, जो 24 तारीख को होगी। इसके साथ साथ जिलों के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम भी हमारे सभी जिलों में चल रहे हैं। ये 6 जुलाई तक सभी जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमारे पूरे होंगे। मंडलों की कार्य समितियाँ 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 20 जून से 30 जून तक सभी 252 मंडलों की कार्य समितियाँ पूरी। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग में होने वाले तबादलों और साथ ही नई नियुक्तियों पर
बातचीत की है। इस दौरान सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि इस बार तबादलों में उन्हीं व्यक्तियों को नई तैनाती दी जाएगी जिसमें क्षमता होगी और साथ ही कार्यों को करने के लिए उनका पिछला रिकॉर्ड साफ होना होगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर किसी अधिकारी और साथ ही कर्मचारियों का रिकॉर्ड खराब होता है तो उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है तो फिर ऐसे अधिकारी को नई तैनाती देने से परहेज किया जाएगा। आपको बताएं कि वन विभाग में जल्द ही अधिकारी और साथ ही कर्मचारियों के तबादले होने वाले हैं, जिसको लेकर विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए, प्राथमिकता तो साफ है कि एफिशिएंसी बेस्ड पोस्टिंग्स होंगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्थानांतरण उद्योग है उसको पूरी तरह खत्म करके क्षमता के अनुरूप नियुक्तियां दी जाएंगी और जहां तक कब तक होगी, जिस दिन भी होगी आपको मालूम हो जाएगा। तो वहीं राजधानी देहरादून में अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर एमडीए का शिकंजा अब कसता ही जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला बाईपास रोड में बिना अनुमति के अवैध रूप से आवासीय प्लॉट्स के लगभग 5 बीघा भूमि में प्लॉटिंग की गई थी, जिसे प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं एक अन्य प्राधिकरण में ग्राम मेहंदीपुर शिमला बाईपास रोड पर भी लगभग 22 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी, उस पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया के मुताबिक प्राधिकरण को अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है की जाती है। वैसे तो पूरे वर्ष का भी बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 महीनों में इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करना शुरू किया है और लगभग 600 बीघा की प्लॉटिंग हम ऋषिकेश या पछवादून, देहरादून और शिमला बाईपास होते हुए जो परवादून का क्षेत्र है उसमें ध्वस्त कर चुके हैं और लगातार अभी ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें काफ़ी और लोगों के खिलाफ भी अभी नोटिस जारी किए गए हैं और उन पर आदेश जारी हुए हैं और जैसे ही सभी पे आदेश ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाते हैं सचिव साहब या जॉइंट सेक्रेटरी साहब की ओर से, तो उनको भी ध्वस्त कर देंगे। अवैध निर्माण पे भी हम खास तौर पे ऐसे निर्माण जो कि आम जनजीवन को बाधित करते हैं उन पर खास तौर पे ध्यान रखने के लिए कहा गया है उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा और उस पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ तक पिछले 2 महीनों में है तो इस तरह से लगभग हम 60 से 65 दुकानों को या। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां आजाद भारत में 70 के दशक में लगी आपातकाल को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश भर में अब प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 25 जून को यानी कि आज काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस काले दिवस पर जगह जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आजाद भारत में आपातकाल लगाया था, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर आज बीजेपी 25 जून को काला दिवस मना रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो इस काला दिवस को मना रहे हैं और बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। ये देहरादून की तस्वीरें आपके सामने हैं। पच्चीस जून का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला दिवस है। इस दिन 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया। सभी विपक्षी दलों को और अन्य नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। लाखों अन्य आंदोलनकारी भी कारागारों में ठूस दिए गए। उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और कई लोग इसमें शहीद भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी इस काला दिवस को मना रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसे लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं और इसके पीछे मुख्य बात ये है कि हमारी युवा पीढ़ी को इस काले दिवस के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो समाज या देश अपना इतिहास नहीं जानता उसके लिए निश्चित तौर पर भविष्य अपने आप में खतरे में हो जाता है। इसलिए इतिहास की जानकारी सभी को हो, इसी कारण को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा आज का दिवस काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। आपको बताएं कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए और पंजीकरण करके ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान बगैर पंजीकरण की यात्रा करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों का पंजीकरण बेहद जरूरी है। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि पंजीकरण के द्वारा ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारियां जो है वो मिल पाती है और किसी भी प्रकार की अवांछित घटना की दशा में पंजीकरण में दी गई जानकारी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही परिवार वालों से संपर्क भी किया जा सकता है। इसलिए यात्रियों को पंजीकरण करना अब उत्तराखंड में अनिवार्य होगा। कि वह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही चार धाम यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। मेरा यात्रियों से अनुरोध है कि वह किसी प्रकार की अफवाह में ना आए। सुरक्षा के मद्देनजर पंजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यात्री पंजीकरण करवाने के बाद ही चार धाम यात्रा पर आएं। पंजीकरण के द्वारा ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की अवांछित घटना की दशा में पंजीकरण में दी गई जानकारी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संबंधित यात्री और उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा सकता है। एक बार पुनः मेरा सभी धार्मिक यात्रियों से अनुरोध है कि वह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही चार धाम यात्रा करें। अब खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आपको बताएं कि कार्यक्रम के बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमारे सभी नेतागण और मंच के सामने बैठे हुए और नाम तो बहुत लंबा हो गया, क्यों काफी हो जाए, क्यों राजेंद्र हमें सबको जानता हूँ सिर्फ अब इसका नाम ले लूंगा तो कहेंगे कि अब मेरे ख्याल से इसमें से 90% लोगों को मैं जानता हूँ। और आज जिनको सम्मानित करना हम सभी स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी लोकतंत्र सेनानी आदरणीय गुलाटी जी, जायसवाल जी और पासी जी के बारे में तो अभी अर्जुन भाई ने बहुत विस्तार से बताया। हमारे सबके हैं, उनसे जब भी हम मिलते हैं तो लगता है वो एक अभिभावक की तरह हर किसी के साथ जाते हैं। आदरणीय डीएन भाई मिश्र जी, और डीएन भाई मिश्र जी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब आपातकाल देश के अंदर लगा था उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय से एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें नारा दिया गया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और वो सब नौजवानों का, युवाओं का, छात्रों का आंदोलन था। तो डीएन भाई सही में लोकतंत्र सेनानी और उस समय कैसा जोश रहा होगा उनके अंदर, यहाँ हम सब लोगों ने यहाँ पर हाँ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आदरणीय नरेश रस्तोगी जी, कृष्णलाल अरोड़ा जी, दयाराम जी, सुभाष छाबड़ा जी, कस्तूरीलाल दागरा जी, श्याम आनंद जी, ओम प्रकाश टुकराल जी, सुरेश मुंशी जी, तिलक यशपाल घई जी, राजकुमार अड़िया जी, वेद टुकराल जी, राजेंद्र राणा जी, गोपाल कुछड़ जी और उनके साथ लोकतंत्र सेनानियों के सभी परिजन। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि आज वास्तव में देश के अंदर जो सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है उसमें आप सब लोगों ने
जो समय आपने संघर्ष किया, आपने त्याग किया, आप लोगों ने लगातार निरंतर रूप से, सतत रूप से उस समय लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपातकाल के खिलाफ एक लंबा संघर्ष आप सबके द्वारा किया गया। इसलिए आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और जो हमारी पार्टी कहती है देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, उस सिद्धांत पर काम करते हुए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज हमारे पास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आज दुनिया का, आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। पिछले हम 8 सालों का कालखंड देखेंगे मोदी जी का, तो इस नए कालखंड में भारत के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार से निराशा का, घोर अंधकार का एक वातावरण निर्मित हो गया, लोगों के अंदर निराशा आ गई थी, उसको उत्साह और ऊर्जा देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक कार्य संस्कृति बदली है देश के अंदर, देश के अंदर कार्य व्यवहार बदला है। चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे हम समाज के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी कारोबार के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप जो नई कार्य संस्कृति आई है उसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। उसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में उस प्रकार से पहचाने नहीं जाओगे। ये कार्य व्यवहार और ये कार्य संस्कृति देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछले 8 सालों में भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। जिस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अंत्योदय का सिद्धांत, उसको पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है पहले के समय में 2014 से पहले जितनी योजनाएं बनती थी वो सारी की सारी योजनाएं कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी, जिसके बारे में अभी अर्जुन भाई यहाँ से चर्चा कर रहे थे कि आज जिस पार्टी ने पूरा लोकतंत्र समाप्त करने का काम किया, देश को आपातकाल थोपने का काम किया, लोगों को यातनाएं देने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया, तमाम प्रकार से क्रूर यातनाएं, लोगों को जो है खाने के अंदर शीशा तक, क्या बोलते थे, मीसा, उसमें उस समय शीशा तक पिला दिया गया था। कितने लोगों की आंखें खराब हो गई, कितने लोगों के नाखून निकाल लिए गए। आज वो सत्याग्रह की बात करते हैं और सत्याग्रह तब कर रहे हैं जब उनके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। ये अंतर है मोदी जी की सरकार में और आप लोगों ने जिसके लिए संघर्ष किया उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। 2014 से पहले वाली सरकार है, उसमें रोज हमको सुनाई देता था कि आज 2G का घोटाला हो रहा है, आज 3G का घोटाला हो रहा है, आज 2 स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, दूरसंचार का घोटाला हो रहा है, कोयला का घोटाला हो रहा है, जमीनों का घोटाला हो रहा है। इतने घोटाले की वो घोटाले अगर हम गिनने लगे तो कई घंटों लग जाएंगे यहाँ। और मोदी जी के बनने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ। बेदाग सरकार, पारदर्शी सरकार देने का काम देश की जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों बहनों, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये बोलते रहे तो ये आपातकाल में। तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोबारा जीतकर आई भाजपा सरकार के संयुक्त प्रयासों से हुए संपत्ति बंटवारे के बाद उत्तराखंड के हिस्से में आए हरिद्वार के अलकनंदा होटल से हर दिन 1 लाख का राजस्व मिल रहा है। आपको बताएं कि पहले राज्य
गठन के बाद पिछले 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पर संपत्ति बंटवारे का मामला लटका हुआ था। साल 2017 में पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में ट्रिपल इंजन का भी जिक्र खूब किया जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र, उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड में एक ही सरकार होने के चलते लोगों की सबसे ज्यादा उम्मीद परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर थी, जो कि पिछले 16 सालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के चलते सुलझ ही नहीं पाई। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर सार्थक प्रयास शुरू हुए और पूरे 5 साल इस प्रक्रिया में लग गए। और अब एक बार फिर से साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने दोबारा परचम लहराया तो इन प्रयासों का परिणाम देखने को मिल रहा है। बीते 4 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर आए और इस दौरान वो अपने पैतृक गांव गए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ा कदम उठाया। साथ ही हरिद्वार अलकनंदा होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया, जो कि अब तक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था। तो वहीं उत्तराखंड द्वारा दी गई जमीन पर बने उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को सौंपे गए अलकनंदा होटल का संचालन फिलहाल गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की प्रबंधक निर्देशक जो है स्वाति भदौरिया ने कहा कि बंटवारे के बाद जब से GMVN को अलकनंदा होटल का संचालन मिला है, तब से इस होटल से अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो आपको बताएं कि अब ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को श्यामपुर फाटक पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए NH की ओर से फ्लाईओवर निर्माण के लिए DPR तैयार किया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने NH के अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में NH की ओर से किए जाने वाले निर्माण कार्यों की मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा की है। ये जो जमीन देखिए 2-3 विषय हैं जो NH के अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई है। प्रमुख विषय ये है कि जो श्यामपुर फाटक है उस पर जो जाम लगता है उसके लिए जो हम लोगों की बहुत पहले से मेरी एक मेहनत है वो रंग ला रही है और उस पर मैंने उनसे प्रोग्रेस चाहिए और आपको ये जान के खुशी होगी, मेरी जनता को खुशी होगी, उसमें कंसल्टेंसी के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। यानी कि अब उसकी DPR है, उसकी जो एक्विजिशन है वो सारे काम अब शुरू होंगे। श्यामपुर और मनसा देवी पे फाटक बनने की ओवरब्रिज बनने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, क्योंकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार मेरे यहाँ जब कार्यक्रम आया था घोषणा भी की थी। और जो आज जाम की स्थिति है, जो यहाँ की स्थिति को देखते हुए परेशानी जो होती है उसमें राहत मिली। तो वहीं उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में PM मोदी समेत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही केंद्रीय गृह और साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की है। इस दौरान CM धामी ने शिष्टाचार भेंट की है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे CM धामी ने यहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान कहा कि सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति के लिए
संस्तुति जो है वो की गई है और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने को लेकर भी प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए संबंधित निर्देश दिया है। और साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष धामी जी ने हिमाचली और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSIAC और कंपोनेंट 1 में अनुमोदय अनुदान को 20% से बढ़ाकर 40% किए जाने की बात भी रखी है। तो वहीं हरिद्वार वन विभाग की लक्सर रेंज में गुलदार का शव मिलने से अब हड़कंप मच गया है। मृतक गुलदार की उम्र जो है 2 साल की बताई जा रही है और आपको बताएं कि लक्सर रेंज स्थित मुंडाखेड़ा कला गांव से सटे खेतों से इसका शव जो है वो बरामद किया गया है। ये बताया जा रहा है कि खेत के मालिक ने कहा कि रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह वो अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे कि तभी उनकी नजर गन्ने के खेत पर पड़ी जहां एक गुलदार का शव मिला, जिसके बाद आनन फानन में उसने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी और वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही गुलदार की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बच्चे खेत में काम कर रहे थे, मेरे पिताजी बच्चे खेत में काम कर रहे थे। 10 बजे करीब मैं मोटरसाइकिल से आया तो मेरी नज़र पड़ी, तभी मैं सबसे पहले मैंने मीडिया को सूचित किया। मीडिया ने ही वन विभाग वगैरह को किसा सूचित किया किसा नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं। करीब 1 घंटे बाद जैसा मैंने फ़ोन किया, यहाँ पुलिस आ गई और मीडिया वाले पहुँच गए। भाई वो दरअसल क्या कोई अधिकारी था, उसने बोला कि आई कार्ड दिखाओ। पत्रकार महोदय ने आई कार्ड भी दिखाया, फिर भी उनके साथ किस तरीके से, कहने का मतलब सही तरीके से उन्होंने बातचीत वजन नहीं दिया जैसा एक पत्रकार को मिलना चाहिए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अधिकारी है तो थोड़ा ऐसी बात नहीं, छोटा आदमी को भी अधिकारी बन सकता है, ये ध्यान में रहनी चाहिए बात। जी, सुबह शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर टीम को भेजा गया था। तो अभी मृत्यु के कारण का पता नहीं चला है। गुलदार का एक शव मिला है हमें। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण पता चला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं पौड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग के साथ दुराचार का मामला निकलकर सामने आया। बताया जा रहा है कि बीते 18 जून को गांव का एक युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर लिया, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने 19 जून को पौड़ी थाने में लिखित तहरीर दी। उन्होंने बताया कि गांव का युवक ने उनकी नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बेटी है उनकी, वो युवक घर से उसे बहला फुसला कर ले गया, जहां युवक ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। शिकायत पीड़िता के पिता ने हमें लिखित तहरीर दी थी थाने पर। कल जो है मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि उनकी बेटी जो है परसों रात को 9 बजे से लापता थी और जब उन्होंने कल जो है इसमें जानकारी खोजबीन की तो वो लड़की उन्हीं के गांव में एक लड़के के कब्जे से उन्होंने बरामद की है। इस संबंध में हमारे द्वारा अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना निरीक्षक पूनम शाह को दी गई थी। उनके द्वारा पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे, तो जिसमें जो है जो नाबालिग पीड़िता है उसके साथ जो है दुष्कर्म की बात भी सामने आई थी, जिसके आधार पर मुकदमे में जो है पोक्सो और बलात्कार की दुष्कर्म की धाराओं की भी वृद्धि की गई है और देर रात जो है अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश करके। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।